एवरीवन, आप सबका लॉ अली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट्स लॉ का हो। हम लोग जो इस वक्त को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 पार्ट तक के कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग इस पूरे वीडियो में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेक्शन 36 से स्टार्ट है 50 तक के कंप्लीट होगा, जो कि हम इसमें कंप्लीट करेंगे पूरी डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से। और जितने भी केस लॉज हैं, इसके इम्पॉर्टेंट सारे जजमेंट्स आप लोगों को अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक के डायरेक्टली पहुंच जाए और आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग चलिए डीपीएसपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जनरल बातें जान लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो पहले जो डीपीएसपी है, ये स्टेट के लिए है कि मतलब स्टेट की कुछ ड्यूटीज़ हैं, उनको पूरा करें, इसलिए इस पार्ट को डाला गया। इस पार्ट को जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, वो कहते हैं नॉवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नॉवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी बोलते हैं। हमारे जो सलाहकार थे BN रॉय, उन्होंने कहा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट, तो जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट है, तो डीपीएसपी को जो हमारी डीपीएसपी है उसको बोला जाए, उसको किया जाए नॉन कंपल्सरी। ठीक, और जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसे कंपल्सरी किया जाए। ये हमारे BN रॉय ने बताया, जो कि हमारे सलाहकार थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम। जो हमारे BN रॉय सलाहकार थे, उन्होंने ये बोला, और जो नॉवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था वो बोला गया बाय हमारे BR अम्बेडकर जी के थ्रू। ठीक, साथ में ही ये अब बोरो कहाँ से किया गया था? आयरलैंड से इसे हमने बोरो किया, आयरलैंड से इसे बोरो किया गया। पर जो आयरलैंड है वो इटसेल्फ स्पेन से इसने अपना बोरो किया था और स्पेन ने खुद से बनाया था, पर हम लोगों ने आयरलैंड से इसे अडॉप्ट किया, इसने बोरो किया। ठीक है, साथ में ही जो हमारा डीपीएसपी है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, सोशलिस्टिक, गांधीयन प्रिंसिपल और साथ में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक, इसको मैं लिख देती हूँ, आप लोग अपने बैर खोल के बैठिए, या तो बैर एक्ट में लिख लीजिए या तो आप अपने नोट्स बनाइए, आप उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए नॉर्मली ये व्हाट इज सोशलिस्टिक एंड गांधी प्रिंसिपल नहीं आता, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आंसर राइटिंग में आ जाए या आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखने में आ जाए तो ये आपकी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेगा। ठीक, चलिए, पहला है सोशलिस्टिक। ठीक, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल, लास्ट यानी तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। डीपीएसपी को इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इसके जो सेक्शन है उन सेक्शंस को भी दिया गया है। तो सोशलिस्टिक में कौन कौन से सेक्शन आएंगे? वो आएंगे 38, 39, 39A, 41, 42,
43, 43A, 47। ये जो सेक्शन है वो सोशलिस्टिक अप्रोच से डील करते हैं। अब जो गांधीयन प्रिंसिपल से हैं वो डील करता है 40, 43, 43B, 46, 47, 48। और जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल हैं उससे सेक्शंस डील होते हैं 44, 45, 48, 49, 50 एंड 51। ठीक, देखिए हमारा सेक्शन 36 से लेकर के 51 तक के हमारा डीपीएसपी है, और 51A भी है जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो बताता है, वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि वो अगला पार्ट है, मतलब दूसरा पार्ट है। देखिए सोशलिस्ट से डील करने वाले सेक्शंस ये हैं, गांधीयन प्रिंसिपल से डील करने वाले सेक्शंस ये हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से डील करने ये हैं। आप लोग जो सेक्शंस है उसके सामने ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए अपना पहला आर्टिकल है उसको खोलिए, जो कि 36 है, डेफिनेशन बताता है। अब डेफिनेशन किस चीज की बताता है? डेफिनेशन बताता है स्टेट की। अब स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? हम लोगों ने पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 को पढ़ा था जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दी हुई थी। ऑलरेडी हम लोगों ने वो पढ़ ली थी, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है जो कि सेक्शन आर्टिकल 12 में डेफिनेशन स्टेट की थी, वही डेफिनेशन यहाँ भी होगी। ठीक, आर्टिकल 37 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट। इसमें ये बोला गया है अगर जितने भी पार्ट्स जो आर्टिकल इसके अंदर दिए हुए हैं, ये इसमें से आप किसी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये नॉट बी इनफोर्सेबल बाय कोर्ट, बाय एनी कोर्ट। यानी अगर गवर्नमेंट, ये तो स्टेट के लिए, ये तो मतलब जो पूरा डीपीएसपी है राज्य पर लागू होता है कि राज्य जो है वो उसे पूरा करे। अगर वो कह रही है कि हमें फ्री एजुकेशन देगी तो हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें, पर अगर उसने कहा कि हम तुम्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और नहीं प्रोवाइड करती, इसको चलते हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक, ये बोलता है हमारा आर्टिकल 37। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन इन दिस पार्ट, यानी जो एप्लीकेशन है इस पार्ट के अंदर उसका क्या सीन है, तो ये इसका यही सीन है कि वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। ठीक, पर इसी में जो फंडामेंटल राइट है वो टोटली हमारा एक, जैसे खाना ज़रूरी होता है वही फंडामेंटल राइट भी उतना ही ज़रूरी होता है। उसके लिए इन्फोर्सेबल, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं 32 के अंदर, है ना। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल्स। इसमें ये बोला गया है, इसमें एक तरीके से देखा जाए इक्वालिटी को बढ़ावा मिला है। तो पहला क्लॉज बोलता है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। जो 38 है वो तीन चीजें का, उस 38 का फर्स्ट क्लॉज बोलता है सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। ठीक, आप लोग बैक में पढ़ते जाइएगा। सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली लोगों को न्याय मिले, है ना, लोगों को पूरा कल्याण हो, चाहे वो सोशली हो चाहे इकोनॉमिकली। भाई सोशली भी ज़रूरी है, इकोनॉमिकली भी ज़रूरी है, पॉलिटिकली भी ज़रूरी है। तभी तो रिजर्वेशन दिया जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं, पर उनके साथ जो नीचे के नीचे दबते जा रहे हैं वो नीचे ना दबे, वो भी ऊपर उठे। देखिए अभी तक के क्या था, SC/STs के पास रिजर्वेशन था, अब क्या है EWS के पास भी है। क्यों? जो कि नीचे है उनको भी उठना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सही भी है, अगर कोई तबका नीचे है तो उसे उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक बढ़ता जाए, अगर आपका घर है, एक पिलो बहुत ऊंचा कर दीजिए और सारे 3 पिलो बोल रही हूँ, जो खंभे होते हैं, अगर एक खंभा ऊपर कर दो, मतलब बहुत ऊंचा कर दो, 2 मत 3 जो बचे वो मत करो, तो क्या वो घर स्टेबल या सही बन सकता है?
नहीं बन सकता है। सेम एज यहाँ पे भी है कि जो अगर कोई भी लोग है, अगर उसमें से कोई भी छोटा है, नीचे है, कम पढ़ा लिखा है, अगर उसको बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें की जा रही हैं तो वो अच्छी है, अच्छा है ना। वो कपड़ों में दाग लगने अच्छे हैं, लाइक दैट ना। चलिए 38 का 1 बोलता है कि सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली सबको इक्वल कल्याण हो, है ना। चलिए क्लॉज 2 बोलता है कि जो भी सैलरीज में इनइक्वालिटी है, अब क्या होता था पहले, आप लोगों को मालूम होगा, हिस्ट्री तो पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो इतना तो पता ही होगा। पहले क्या होता था, दोनों ही महिला और पुरुष सेम काम कर रहे हैं, मतलब दोनों ही वही काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को कम पैसे मिलते थे, पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो ये सब जो इनइक्वालिटी थी, जो हमारी इनइक्वालिटी थी हमारे इनकम्स में, इनको भी सही किया जाए भाई। अगर जो भी झाड़ू लगा रहा है कोई आदमी और कोई औरत, तो किसी औरत को पैसे क्यों देना ज़्यादा और किसी आदमी को पैसे क्यों देना भाई? दोनों के काम सेम है, दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों को सेम पैसा मिलना चाहिए, ठीक। ये इनइक्वालिटी दूर की जाए, ये हमारा आर्टिकल 38 का क्लॉज 2 बोलता है। नेक्स्ट आर्टिकल 39 जो कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट बताता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कि स्टेट फॉलो करे। तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों के थोड़ा कन्वीनियंस के लिए लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ, ठीक है। इसमें पूरी F तक की चीज़ें दी हुई हैं, A B C D E F, ठीक। A बोलता है, चलिए मैं लिख देती हूँ पहले, लिवलीहुड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देखिए ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको ये मत समझिएगा कि मैम कुछ भी लिखे देगी, नहीं। शॉर्ट फॉर्म्स है जिससे कि आप लोग लिख लोगे, आप लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों को ये हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए कि लिखा कि आपको समझ में आए, इसलिए इनका शॉर्ट फॉर्म बनाया। चलिए ये हो गए 6 तरीके के जो यहाँ पे दिए हुए हैं 39 के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट है, मैंने लिखा है लिवलीहुड। अब लिवलीहुड के अंदर क्या लिखा है, अगर मान के चलिए आप 2 लेबर को रखते हो, ठीक, आप उनसे बहुत काम कराते हो और देते हो 100 रुपये। अब किसी लेबर की फैमिली तो ज़रूर होगी, क्या आपको लगता है 100 रुपये में उस फैमिली की पेट पल जाएगा? उसमें सब कुछ वो रह लेगा, अपना खाना कर लेगा, अपना कपड़ा कर लेगा, अपना मकान कर लेगा? नॉट पॉसिबल। तो हमारा ए बोलता है कि इतना लिवलीहुड दो कि जितने भी वो जो मैन है, वीमेन है, वो अपना अच्छे से लिवलीहुड, अपना रहन सहन कर सके, ठीक। बी बोलता है, अब क्या होता था, इसके लिए भी एक बढ़िया सा वो हमारा हिंदू लॉ है, उसमें आर्टिकल 14 क्या कहता है, मैं बता देती हूँ क्या कहता है। कहता है अगर महिला है, अगर उसको कोई भी प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो एब्सोल्यूट ओनर होगी, मतलब पूरा मालिकाना हक रखती है वो महिला। क्योंकि पहले क्या था, महिलाओं को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, मिलती भी तो थी, तो वो उसके मरने के बाद वो उनके उसके हस्बैंड या उसकी तरफ के हायर्स थे उनको मिलती थी, कोई राइट नहीं था, वो बेच नहीं सकती थी। बट नाउ अब उसके पास ये भी राइट है, को पार्टनरी का भी राइट है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी है, सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो हमारा बी बोलता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा सी जो कि बोलता है that the operation of economic system does not result the concentration of wealth mean a production of common determination। इसमें भी वही चीज़ बोली गई कि जो वेल्थ वगैरह है वो भी मतलब कि कॉमन होनी चाहिए। सोशलिस्टिक अप्रोच को लेकर के ये मोस्ट
ये आर्टिकल चला है। नेक्स्ट डी है जो कि हमारा बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल पेमेंट। मैंने लिखा इक्वल, इधर इक्वल भी लगा देते, थोड़ा और कन्वीनियंस हो जाएगा आपको, कि अगर आप महिला हो आप पुरुष हो, अगर एक दोनों ही काम कोई कर रहा है तो सेम पैसा मिलेगा। हाँ, अगर मान के चलिए कोई पुरुष है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना महिला आकर के चिल्लाने लगे नहीं मेरे को सेम पैसा चाहिए क्योंकि हम भी यही करें। नहीं, अगर आप मेहनत ज़्यादा करो, ज़्यादा काम करो तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कोई चीज़ फिक्स है उसका पैसा आपको सेम ही मिलेगा। आप मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ई बोलता है अगर कोई भी, अब क्या होता है हम लोग जनरली देखा जाता है लेबर्स को इतना काम कराते हैं कि मतलब कि उनकी हेल्थ वेल्थ का कोई ध्यान नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं, तो उनकी हेल्थ के हिसाब से काम किया जाए, उनकी ध्यान दिया जाए, है ना। नेक्स्ट हमारा एफ बोलता है कि अगर कोई भी बच्चा है ना, उसकी ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मतलब वो नहीं ढंग से हो पा रहा है। पहली बात ये जान लीजिए, जो एफ है 42nd अमेंडमेंट से जुड़ा था, पहले नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। तो ये इसमें यही बोला गया था कि जो भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज हैं सब कुछ प्रोवाइड की जाए, उसको जो कंडीशन है फ्रीडम और डिग्निटी की। देखिए क्या होता है, बच्चे जो हम लोग स्कूल जाते हैं कई बार डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइट होना पड़ता है, हो जाता है, जस्ट एग्जाम्पल है ना। तो ये सब ना हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, फैसिलिटीज़ मिले इक्वली। जैसे मैंने बताया जो आर्टिकल है एक तरीके से सोशलिस्टिक अप्रोच को लेता है, तो मतलब कि ये सब उस इक्वालिटी को ही लेकर के चीज़ों को क्लियर किया गया है। चाहे यहाँ बच्चे का लिया जाए कि भाई यही तो बोला जा रहा है ना कि वहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन ना हो, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आ जाइए 39A जो कि इक्वल जस्टिस फॉर एंड इक्वल एंड फ्री लीगल एड। अब मान के चलिए ऐसा कोई पर्सन हो ना हो, अगर आपको मालूम होगा आप इंडिया में प्रॉपरली ढंग से रह रहे हैं तो आपको मालूम होगा यहाँ बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना केस वेस का कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों के लिए हमारे DPSP में ये राइट मिला है कि अगर ऐसा कुछ मतलब कि आपके पास नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप उसको फुलफिलमेंट करो, तब होगा कि हाँ आप इसमें लायबल हैं, आपको फ्री लीगल एड स्टेट प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा 39A बोलता है जो कि 42 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। कहा कि स्टेट की ड्यूटी अगर ऐसे पर्सन के पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो वो उसे प्रोवाइड किया जाए। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत देखिए क्या था, कई लोग विलेज पंचायत को लेकर के उनके फेवर में थे, कई लोग विलेज पंचायत के लेकर के फेवर में नहीं थे, पर जो गांधी जी थे वो इनके फेवर में थे। तो क्या होता है, गांधी जी फेवर में थे कि नहीं पता है। राजस्थान में सबसे पहले पंचायत बनी जो कि विलेज पंचायत बनी 2 अक्टूबर 1959 में बनी थी। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जी नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई बने, फर्दर डिवीजन हो। अब इसलिए ये देखिए मेरे ख्याल से बहुत सही हुआ। आप खुद सोचिए इतनी बड़ी जनसंख्या को क्या एक सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठ करके मतलब कि चालू कर सकती है? नहीं चालू कर सकती है, मतलब रेगुलेट नहीं कर सकती, सिंपल वर्ड्स रेगुलेट नहीं कर सकती। तो इसलिए सब डिवीजन किया गया। अब स्कूल देखिए अपना बचपन में सब पढ़ के आए होंगे, क्या होता है पहले प्रिंसिपल होती है, फिर उसके नीचे हेड होता है, फिर उसके नीचे भी कुछ होती है भाई चेक वेक करने के लिए, फिर उसके नीचे टीचर्स होते हैं, उसमें भी अलग अलग टीचर्स होते हैं, उसमें भी एक हमारी क्लास टीचर होती है। सोचिए सिर्फ एक स्कूल को संभालने के लिए इतने पोर्शन को डिवाइड किया गया। सोचिए इतनी बड़ी जनता को संभालना आसान है नहीं, तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया कि भाई जो गांव की तरफ के लोग हैं उनको भी अच्छे से रेगुलेट किया जाए, है ना। चलिए सेल्फ गवर्नेंस मिले उन सबको, और मिली भी। और ये सब हमारे जो हमारा आर्टिकल आगे हम लोग पढ़ेंगे 243, उसमें ये सब हम पंचायत के बारे में हम लोग सब जानेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सब के बारे में हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है 41 राइट टू वर्क टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। मान के चलिए अब देखिए
कोई जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी प्रोवाइड करना, एजुकेशन नहीं कर पाया एजुकेशन प्रोवाइड करना, अगर कोई भी सिक है बच्चा है, ऐसे कोई आदमी डिजीज लोग हैं उनको भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जो कि बोलता है आर्टिकल 41। अब ये सब गवर्नमेंट आती है, वादा करती है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, भले ना करें लेकिन हम इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हाँ गवर्नमेंट को वापस आना है तो अपनी चीज़ों को पूरी करनी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये कहा था मैं पूरा करूँगा। और मुझे लगता है कर भी देना चाहिए, आपको इंडिया बढ़ाना चाहिए भाई, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंसान बूढ़ा ही होता है उसके बाद कहाँ जाता है आप सबको मालूम है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव रिलीफ। जैसे मैंने बताया ये आर्टिकल 42 है हमारा, मैंने बताया अगर कोई लेबर है आप दिन रात उससे काम करा रहे हो, उसकी हेल्थ खराब होनी है, ऐसा मत करो। अगर वहीं पे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है आप उससे भी काम नहीं करा सकते, चाहे सरकारी। देखिए प्राइवेट में ऐसा क्या है कि अभी उतना हर जगह मैंडेट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट में है आप जो मैटरनिटी रिलीफ ले सकती है, महिला को मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। ठीक, अब मैटरनिटी रिलीफ हो सकता है किसी को नहीं मालूम हो, जैसे कि बच्चा कोई कंसीव करता है तो उसमें क्या होता है, महिलाएं सारी महिलाएं कोविड में जैसे कई एक दो डॉक्टर में ऐसा वीडियोस वायरल हुआ था कि भाई प्रेग्नेंट थी फिर भी उन्होंने सब कुछ उनका ध्यान दिया, पेशेंट्स को देखा, सबकी बस की बात नहीं होती है, किसी को बहुत दिक्कत भी होती है तो उसमें छुट्टियां वो ले सकती हैं, तो वही मैटरनिटी रिलीफ है। नेक्स्ट हमारा 43, लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। इसमें वही बताया भाई आप जीने के बराबर तो पैसा दोगे, तभी तो मिनिमम वेजेस को भी फिक्स किया गया है। अगर मिनिमम वेजेस नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट लेबर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम वेजेस फिक्स की गई हैं तो आपको उतना पे करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज। अगर मान के चलिए कोई वर्कर्स है बहुत समय से काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में और अगले ही दिन कुछ आ करके कुछ नया मैनेजमेंट शुरू कर देते, कुछ नया चेंजेस शुरू कर देते, ऐसा नहीं कर सकते। पहले उन लेबर्स की, मतलब कि इसमें ये भी बताया कि उन लेबर्स की भी रजामंदी, सहमति, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक, ये बोलते हैं आर्टिकल 43A, जो कि 43A हमारा 42nd अमेंडमेंट के साथ जुड़ा था 1976 में। ठीक, अब आर्टिकल 43B ये भी ये ऐड हुआ था 97 अमेंडमेंट 2011 में। इसमें क्या बोलता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हम लोग पार्ट B में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे से फर्दर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जैसे कोई भी सोसाइटी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, आप उसके मेंबर हो सकते हैं, ये इस आर्टिकल में बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 44, जो कि बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर इंडिया चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकती है, जैसे CRPC होल इंडिया पे लगती है, कॉन्स्टिट्यूशन होल इंडिया पर लगता है, लेकिन अभी भी हमारे पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम लॉ हो चाहे हिंदू लॉ हो, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में मतलब होल अप्लाई होगा, है ना। जैसे क्या होता है, इसके बढ़िया एग्जांपल ये है, CRPC में मेंटेनेंस मिलता है 125 के अंदर, उसी तरह हिंदू लॉ में भी मेंटेनेंस मिलता है, मुस्लिम लॉ में भी मेंटेनेंस मिलता है, लेकिन CRPC में चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कोई भी हो जा करके मेंटेनेंस ले सकती है अपने ग्राउंड्स पे, लेकिन जो पर्सनल लॉज है हिंदू में ले सकता है, मुस्लिम में ले सकता है, लेकिन CRPC में सब ले सकते हैं। उसी तरह पूरा सिविल कोड बनाना चाहते हैं कि जिसमें एक ही लॉ हो, उसी से सब गवर्न हो। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है 45, जो कि बोलता है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। देखिए जो अंडर 6 जो बच्चे 6 साल से कम के हैं उनकी एजुकेशन, उनकी केयर का ध्यान रखिए स्टेट। साथ में ही ये 86 अमेंडमेंट 2002 में चेंज किया गया था। आर्टिकल 21 को भी इसी में लेकर 21A को भी इसी में लेकर के आया गया था कि 14 ईयर तक के बच्चों को मैंडेट पढ़ाई कर दी जाएगी। पर यहाँ पे ये है एजुकेशन तो है, लेकिन 6 साल तक के बच्चों की बात की गई है, साथ में ही उनकी केयर की भी बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर सेक्शंस।
देखिए, जो भी हमारे वीकर सेक्शंस के लोग हैं, चाहे ST SCs हों, उनके इकोनॉमिकली ध्यान दिया जाए, उनको प्रमोट किया जाए। जैसे कि रिजर्वेशन लाते हो आप लोग, गवर्नमेंट रिजर्वेशन लाती है और नई स्कीम्स लेकर के आती है, तो ये सब प्रमोट किया जाए उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 47, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें सिंपल आप ये समझिए, इसमें ये बोला जाता है, इसमें ये बोला गया है कि स्टेट की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशंस को अपने स्टेट के अंदर लाए, और ऐसी कोई भी चीज़ें, जैसे कोई भी नशा हो गया, ऐसी कोई गलत चीज़ें वो अपने स्टेट में बैन भी कर सकते हैं। जैसे बिहार में दारू शराब बंद है, पर वहीं अदर स्टेट्स में, कई स्टेट्स में है भी, कई स्टेट्स में और नहीं भी है। तो वो हमारे स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर चाहे तो यूपी भी चाहता है तो वो भी बंद कर सकता है, बंगाल चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो ये डिपेंड्स स्टेट के पास ना। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 48, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, इसमें ये बोला गया जो पशु दूध देते हैं, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री की जाए। जो स्लॉटर्स हैं, जो काउ स्लॉटर्स हैं, उनको बंद किया जाए। उनको, ऐसे जानवरों को ना मारा जाए जो दूध देते हैं, जो फ़ायदा करते हैं। और काउज को देखिए, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं कि काउज को ना मारा जाए, लेकिन चलता है, जो भी है सब चलता है। तो इस सेक्शन के अंदर इन सबको सेफ गार्ड मिला है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जो कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में। 48A, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो भी हमारा जंगल वगैरह है, सिंपल वर्ड जंगल वगैरह, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे जानवर जो हमारे फॉरेस्ट में होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। हमारे ये बोलता है 48A। 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन इम्पॉर्टेंट। इसमें ये बोला गया हमारा 49 ये बोलता है कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारी जो मतलब जैसे हमारा ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका सेफ गार्ड किया जाए, उनका सुरक्षा की जाए। कि नेशनल इम्पोर्टेंस है भाई। ताजमहल में आपको नहीं मालूम ना जाने कितने टूरिज्म वहाँ पे है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। अगर वही ख़राब हो जाएगा, सोचिए कितना ज़्यादा जो उनको टैक्स मिल रहा है वो ख़राब होगा। इसके चलते MC मेहता के काफ़ी इन्वायरमेंट को लेकर के केसेस भी आए हैं कि भाई वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ बंद की जाएँ जो कि धुआं देती हैं, जिससे कि हमारा ताजमहल गंदा हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करे हमारा स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव। हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था, पहले एक वो आया था कि जो भी पावर्स हैं उनको डिवाइड किया जाएगा, प्रिंसली और सेंट्रल में डिवाइड की गई थी। तो आर्टिकल 50 हमारा बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की पावर्स अलग अलग हैं, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। भाई, मैं एक अलग लड़की हूँ, दूसरी एक अलग लड़की है, तो दोनों अलग अलग हैं भाई, एक दूसरे में नहीं, वो अपना एक दूसरे से नहीं छेड़खानी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा आर्टिकल इज प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, हमारी स्टेट है उसकी ड्यूटी है कि जो इंटरनेशनली पीस है उसको मेंटेन करके रखें। मान के चलिए कल को यूपी में, जैसे कि अभी G20 हुआ था, यूपी में कई लोग आए, अब हम डेफर्मेशन करते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी उल्टा बोलते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो इससे इंटरनेशनली अब ख़राब तो लगेगा। मैं कहीं दूसरे स्टेट में जाती हूँ, दूसरी कंट्री में जाती हूँ, वहाँ मेरे बारे में कोई गलत कुछ बोल देता है तो मुझे बहुत ख़राब लगेगा, मेरा जो हमारा रिलेशन होगा वो भी ख़राब होगा। तो इन सब चीज़ों को बढ़िया मेंटेन करके रखें, ऐसा कुछ हो ना, है, पीस मेंटेन रखें, ऑनर रखें, फॉस्टर ना हो, फॉस्टर रिप्लाई ना, मतलब कि उसको रिप्लाई मतलब कि ढंग से रहें, है ना। ये सब हो गया, हमारा पूरा हो गया। जो भी हमारा DPSP का पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट
4A वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फिर भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट में, और कैसा लगा लेक्चर उसको भी रिव्यू दे दीजिएगा। और आप लोग हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और कोई भी अपडेट्स चाहिए हो, किसी लॉ के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।